A very good morning to all my dear students. Yesterday we have discussed about the banking services. We have discussed the various types of facilities which are provided by banks, various modes of payments under bank, and we have skipped 2 points, that is NEFT and RTGS. आज हम NEFT और RTGS को कवर करते ही अपना बैंकिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? सबसे सिंपल प्रोसीजर है मनी ट्रांसफर का। अगर हमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, हमारे NEFT यूज करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें चेक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को चेक साइन करके नहीं देना पड़ेगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे बैंक का अपना ऐप होगा, आप उस ऐप पे जाएंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपना पिन सेट करेंगे और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। आपको 1000 रुपए भी ट्रांसफर करने हैं तो आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की हेल्प से वो 1000 रुपीज ट्रांसफर मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये फैसिलिटी इंडिया के लगभग 75,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना फंड ट्रांसफर। मुश्किल है ही नहीं, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। कुछ अकाउंट होल्डर्स कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, और इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन, बैंक अकाउंट और अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बात करते हैं आरटीजीएस की। ये एनईएफटी के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट है। एनईएफटी में 1 डे लग सकता है, आरटीजीएस थोड़ा क्विकली होता है, प्लस आरटीजीएस बड़ी अमाउंट के लिए सुटेबल है। अगर आपको आरटी कम का पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको नेफ्ट करना पड़ेगा, आरटीजीएस वाली फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है, एक ऐसा ट्रांसफर सिस्टम है अनदर बैंक में, रियल टाइम बेसिस पे होगा, यानी क्विकली आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, बैंक इमीडिएटली ट्रांसफर शुरू कर देगी। और ग्रॉस बेसिस पे होगा, मतलब जितना अमाउंट आपने कहा है वो उतना का करेंगे, उसकी बंचिंग नहीं की जाएगी। यानी अगर आपका बैंक में पुराना और कोई ट्रांजेक्शन अटका हुआ है तो उसको यहाँ पे आरटीजीएस वाले टाइम मर्जिंग उसकी नहीं होगी। ठीक है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम यानी क्विक बेसिस एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। Now settlement in real time means payment transaction is एक दिन का, बैंक आपका काम as soon as possible करवा देगी। जितना जल्दी बैंक के नेटवर्क पोर्टल से प्रोसेसिंग हो गई उतनी जल्दी आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और ग्रॉस सेटलमेंट का ट्रांजेक्शन को मर्ज नहीं करेंगे। बट आरटीजीएस का आपने बैंक को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ये फाइनल और इररिवोकेबल होगा। ऐसा नहीं कि मैंने घंटा भर बाद उसको कैंसिलिंग हो जाएगी तो फाइनल और इररिवोकेबल रहेगी। एक बार अगर हमने यस कह दिया तो वो अब आरटीजीएस ट्रांसफर होगा ही होगा। अब देखिए फीचर्स क्या है आरटीजीएस के। नंबर 1, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, चेंज होगा ही नहीं। मनी डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही मूव हो रहा है, बैंक के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा मनी का। ये सिस्टम कब सुटेबल है, जब हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन है। और आरटीजीएस की कुछ फीस भी होती है, बैंक कुछ लिमिट्स भी रखती है, जैसे एक आरटीजीएस किया तो उसके 15 रुपए 20 रुपए कमीशन भी लगता है। और कोर बैंकिंग कोड होना चाहिए, ये कोर बैंकिंग कोड आरबीआई देता है। ठीक है, अगर किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से कोर बैंकिंग कोड ऑब्टेन नहीं किया तो वो आरटीजीएस की फैसिलिटी, बैंक्स मस्ट हैव द कोर बैंकिंग कोड। और ये 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है आरटीजीएस वाली फैसिलिटी की अगर हम बात करें। बस एटीएम एंड ई कैश, डिजिटल कैश, ये तो हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए Mr. Anmol has a current account in SBI. He is having transactions of fund transfer every day. One day he asked the bank manager to transfer 50,000 to a client in Mumbai immediately. The bank, but minimum amount 2 lakh. मिनिमम अमाउंट 2 लाख पे ही ट्रांसफर वो करेगा, तो फिर कौन सा है, आरटीजीएस है। अगर मिनिमम अमाउंट वाली लाइन नहीं लिखी हुई होती तो वो नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत। So we have completed the banking services and now we are starting the second type of business service, that is insurance service. इंश्योरेंस क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, आपने बहुत ऐड देखे होंगे, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ जी बेटा जानवी। मैम इंश्योरेंस अपन पैसे जमा करवाते रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और जब अपन के लाइक कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कार का अगर अपन इंश्योरेंस करवाया हुआ तो एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट अपन को पे करती है। ओके यस करण, अनम्यूटेड प्लीज, वेरी गुड जानवी। मैम इंश्योरेंस चीजों का होता है मैम, जैसे बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैम सबका मैम प्रीमियम भरते हैं मैम हर महीने। वो आप पे डिपेंड, जब आपको ये एक्सीडेंट होता है दुर्घटना की वजह से तो फिर मैम इंश्योरेंस कंपनी पूरे तो कभी नहीं देती, थोड़े से पैसे दे देती है। चलिए ठीक है, देखिए क्या होता है। इंश्योरेंस इज बेसिकली सेव सम अमाउंट फॉर आवर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड पर्सनल बेसिस पे हो सकता है, हम यू कैन सेव योर अमाउंट फॉर योर फ्यूचर। और फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन अगर आ जाती है तो उस अनसर्टेन सिचुएशन को कवर अप करने के लिए पैसा हमें, लैंग्वेज की बात हुई। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंश्योरेंस इज बेसिकली, यस शुभांगी, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। ओके बाय मिस्टेक हो गया था हैंड रेज। चलिए, सो व्हाट इज इंश्योरेंस।
टू पीपल, नंबर वन इंश्योरर एंड नंबर टू इंश्योर्ड। इंश्योरर वो कंपनी है जो आपको पॉलिसी करके दे रही है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो अपनी असेट की या अपनी खुद की इंश्योरेंस करवाता है। तो इंश्योर्ड इज द पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, एंड इंश्योरर इज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है इन दो लोगों के बीच में। In this contract, the insurer agrees to make good the loss of insured to regular payment called premium. Yani it is a contract where the LIC company will promise us, if we are taking the insurance, then the insurer agrees to make सही कर देगी, overcome कर देगी, cover up कर देगी। कब लॉस होगा? On happening of an uncertain event, कोई भी इवेंट जिसके होने की वजह से वो तभी देगी जब हमने उसको रेगुलरली क्या दिया है, प्रीमियम दिया है। यानी मैं अगर रेगुलर बेसिस पे LIC को प्रीमियम देती रहूंगी तो हो सकता है आगे फ्यूचर में कभी अनसर्टेन इंश्योरेंस से मैं LIC से वो पैसा रिकवर कर सकूं। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, इवन ब्यूटी इंश्योरेंस भी होता है। आलिया भट्ट अपनी शक्ति वजह से, तो बाय चांस अगर फेस को कुछ हो गया तो अर्निंग नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए ब्यूटी इंश्योरेंस भी अवेलेबल है मॉडर्न टाइम में, ताकि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पैसा इंश्योरेंस। तो देखिए इस डेफिनेशन को आपको लर्न करना है। What is it? It is a contract between two groups, who? Insurer and insured. The insurer promises to make good the loss of insurance. Against this, the insured need to pay a regular premium, which is regular payment or regular amount, which is known as premium. Now have a look. There are some terms. Basically, ये agreement written में होता है, तो इंश्योरेंस के आप आगे बढ़ेंगे। इंश्योरेंस के कुछ टर्म्स है। इंश्योरर वो इंसान जिसने आपका इंश्योरेंस पॉलिसी करके दिया, जिसने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपकी लॉस की रिकवरी कर दे। इंश्योर्ड वो इंसान जिसने अपनी पॉलिसी करवाई, जो कंपनसेट, जिसको कंपनसेशन मिलेगा और जो रेगुलरली पेमेंट कर रहा है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट यानी वो सब्जेक्ट मैटर, जिस पॉलिसी को आग लग जाना विल बी द हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, तो जो इवेंट के लिए आपने पॉलिसी करवाई है, उस इवेंट का होना, उसी को हैपनिंग ऑफ द इवेंट कहेंगे। प्रीमियम वो इंश्योरर पे करे, इंश्योरर रिसीव करेगा और इंश्योर्ड पे करेगा। यानी हम लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो हम LIC को पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम। पार्ट इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योर्ड, इंश्योरर, हैपनिंग ऑफ द इवेंट और प्रीमियम, ये क्या होता है? नो, ऑल राइट देन, चलिए भाई प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस शुरू कर देते हैं। एक एक प्रिंसिपल 4 मार्क के लिए। अगर कहीं से केस स्टडी पैटर्न क्वेश्चन बनता है, एक तो वो था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, और एक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जहां से बनते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जैसे हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सामने में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो। मैं सामने वाले को, मेरे दोस्त को सब बात बताऊं और दोस्त भी मुझसे सब बातें शेयर करे, ऐसा नहीं हो कि चीटिंग करे। तो इंश्योरेंस भी तो एक ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट के पास में पैसा, इंश्योरर के पास पैसा जमा करवा दिया, उसको बोला कि मुझे लॉस हो तो मुझे कंपनसेट कर दो। ऐसे में इंश्योरर हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम अब सारी रिलेवेंट बातें बतानी है। ऐसा नहीं है उसके पास बैठ के बताने लग जाऊं मेरे पास इतने सूट है, ये वाला मेरा फेवरेट है, मेरी कबर्ड इस कलर, सारी चीजों के बारे में आपको बताना है तो आ जाओ भैया आपको बता देते। नहीं, रिलेवेंट मैटर जो मटेरियल फैक्ट्स है वो आपको एक दूसरे को बताने जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एक एक डिटेल बतानी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। द इंश्योर्ड एंड ईच अदर, इंश्योर्ड यानी जिसने पॉलिसी करवाई, इंश्योरर जो पॉलिसी करके दे रहा है, दोनों एक दूसरे को सारी जरूरी बातें बता दे। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर, कुछ भी छुपाना नहीं है। अब देखिए, अगर इंश्योर्ड ने कुछ जरूरी चीज इंश्योरर से छुपा ली तो बाद में वो कह सकता है कि हम आपको कंपेंसेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, वो वायरिंग बढ़िया नहीं है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने 2 महीने पहले वार्निंग दे दी कि भैया अपनी वायरिंग पूरी चेंज करवा लो वरना आग लग सकता है। फायर इंश्योरेंस ले लिया, आग लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, तो ये मटेरियल फैक्ट है, मुझे डिस्क्लोज कर देना चाहिए था। अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया और अब मेरी पुअर वायरिंग ये बात पता चल जाती है तो ऐसे में वो मुझे कंपनसेट करने से मना कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मिस्टर एक्स को कैंसर था, ये बात उसने LIC को नहीं बताई। इंसान इंश्योरेंस करवाता है बट बाय चांस मिस्टर एक्स ने कुछ अप्रोचेस लगवा के बिना मेडिकल चेकअप के इंश्योरेंस करवा लिया। अब बाद में मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और LIC को पता चला, ये तो ना भी कर सकती है। ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं।
If the insured hides any material fact यानी काम की बात आल company and later on the insurer comes to know about it, then he can refuse to pay compensation. कोई भी जरूरी बात आपने छुपाई और बाद में इंश्योरर को पता चल गया कि आपने छुपाया, तो देखिए, failure to make disclosure of material fact by insured makes the contract of insurance voidable at the discretion of insurer. इंश्योरेंस खारिज कर सकता है और वो कह सकता है कि अब मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रस्ट वाली बात थी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा लिए। हाइडिंग दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट और बाद में हार्ट अटैक से ही डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। इन द सेम वे अगर हमने वार्निंग वाला जो फायर की वजह से वो लूज वायरिंग की वजह से लग जाती है, तो ऐसे में भी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करने से मना कर सकती है। एनीवन एनी डाउट है? अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमने छुपाया हो और इंश्योरेंस कंपनी को पता ही ना चला हो, तो वो बिल्कुल हमें कंपनसेट कर देगी। हमने चीट कर लिया, हमने बात बस उतनी है कि सामने वाले को पता चल गया कि आपने झूठ बोला है, आपने कोई फैक्ट हाइड किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जरूर क्लेम देने से मना कर सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको स्किप करवाते करवाते प्रिंसिपल लास्ट वाला करवा रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल, क्योंकि आज की क्लास में हमारा टाइम इतना ही बचा है। तो आप ठीक है, अभी आपने बाकी बीच वाले प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस सबसे आसान प्रिंसिपल है, सबसे आसान ये प्रिंसिपल लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके केयरलेस हो जाए। जैसे मैंने मेरी व्हीकल का इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको भिड़ने दो कि कहीं भी ठुक जाए, कोई बात नहीं। Even after taking the policy, you should take care of your asset in the same way you would have taken care without taking the policy. पॉलिसी नहीं होती तो जैसे ध्यान रखते हैं वैसे ही फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, नहीं करवा रखा होता फायर इंश्योरेंस तो भी फायर ब्रिगेड को कॉल करते, करवा रखा है तो भी आपको वही करना है, ना कि वहां पे रील बनानी है, फायर इन माय फैक्ट्री करना है। आपको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है ना। अगर चोर आ गए चोरी करके चले गए, तो वो तिजोरी का खाली तिजोरी का फोटो स्टेटस पे भी लगाना है कि भाई वेटिंग फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनसेट मी फॉर दिस थेफ्ट इंश्योरेंस। नहीं, हमें क्या है, हमें अपनी एसेट्स का उतना ही ध्यान रखना है जितना हम पहले रखते। अब यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखी हुई है देखिए, according to this principle the insured must take care in the same way as he would take care without taking the policy. बिना पॉलिसी के जैसे ध्यान रखते वैसे ही पॉलिसी लेने के बाद भी ध्यान रखिए। The insured should not become careless of his property after taking careless हो जाए। आगे, it is the duty of insured to make a reasonable effort and take all the available precautions to save the insured property. ये कह रहे हैं इंश्योर भी रखे और अपनी असेट को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसको प्रॉपर सेव करने के लिए एफर्ट्स भी ले। एग्जांपल है कि एक पर्सन ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रियलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आग को देखते रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आग ही तो लग रही है, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी आएगी और कंपनसेट कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट ओके टू एवरीवन? सब कुछ हमने पढ़े हैं फर्स्ट और सेवेंथ। आपका आज का टास्क है बैंकिंग तक लर्न करके रखना, और ये वाला जो पोर्शन है ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस रीड करके रखना। जब कलम मिलेंगे तो ये